तो अगर सभी स्मार्ट हो तो हार्ड वर्क ही स्मार्ट वर्क है। इस थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या मेंशन है। वी हैव टू कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो वेट ऑफ बेंजीन है दैट इज 22 ग्राम, मींस 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is mixed with 122 gram of carbon tetrachloride, and then we have to calculate mass percentage of both benzene as well as carbon tetrachloride। तो यहां से हमें मास परसेंटेज का फॉर्मूला, तो मास परसेंटेज के लिए बहुत सिंपल है। देखो कोई भी परसेंटेज हो, चाहे परसेंटेज यील्ड हो, परसेंटेज प्योरिटी हो, मैं बोलता हूं बस ये देखो किसका परसेंटेज निकालना है। जैसे यहां पर अगर परसेंटेज निकालना है बेंजीन का, तो उसको ऊपर रखना है वेट ऑफ बेंजीन, और नीचे क्या आएगा टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप खुद सोचिए कि टोटल वेट क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे दो मिक्सचर्स हैं, वही होगा। तो वेट ऑफ बेंजीन इज 22 ग्राम एंड वेट ऑफ टोटल वेट इज वेट ऑफ बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, और परसेंटेज मींस पर 100, मतलब 100 से तो मल्टीप्लाई हो गई। नाउ व्हाट इट बिकम्स 22 बाय 144। जनरली क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, नैरो डाउन हो जाते हैं कैलकुलेशन पे। यहाँ पे बच्चे से यही बोलता, बच्चे बोलते हैं मैंने सब कुछ कर लिया, क्या करना है। मैं बोलूँगा देखो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये पता हो कौन से पेज नंबर पे क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है। जैसे कि अगर इसकी ढंग से हमने प्रैक्टिस की है तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट या रिकॉल कि 22 बाय 144 इंटू 100 इज 15.28%। नाउ अब यहाँ पूछेंगे सर एग्जाम में इतनी टफ कैलकुलेशन है। देखिए बोर्ड्स में केमिस्ट्री में आपको आता हो या ना आता हो, आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, तो आप क्या करोगे 144 की टेबल बैक पेज पे रफ शीट पे लिखोगे और 22 को एग्जैक्टली डिवाइड करोगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है और आंसर के हाफ मार्क होते हैं। ठीक है, ये तो रही बोर्ड्स की बात। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन। और अगर आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो वेरी सिंपल है कि आंसर 15.28 नहीं आएगा, बट ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं तो हम किसी एक के क्लोज इजीली पहुंच सकते हैं। तो 15.28 के बाद अगर दूसरा ऑप्शन 20 है, 25 है या 10 है तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अप्रोक्सीमेशन। नहीं तो यही करना पड़ेगा या स्किप, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन को 5 मिनट में करो या 1 मिनट में, 4 नंबर ही मिलने वाले हैं, तो पहले फास्ट जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैलकुलेट हो गया तो हमारे लिए इजी हो गया मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है और दोनों का सम क्या होगा 100%। तो 100 में से अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन माइनस कर दूं तो क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो व्हाट इज माय आंसर, 100 माइनस 15.28 एंड इट कम्स आउट टू बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 84.7। क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट। अब मैं आपको अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर निकाल के बता देता हूँ। जैसे अगर अप्रोक्सीमेशन करना है तो उसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि अप्रोक्सीमेशन में जो हमने वैल्यू ली है, लेट्स से 22 बाय 144 इंटू 100, ऑब्वियसली हम किसी भी चीज को अगर अप्रोक्सीमेट करते हैं तो उसको 5 की टर्म्स में या 10 की टर्म्स में करते हैं। मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इसको 20 बाय 140 लिख सकता हूं, या मेरे पास दूसरी चॉइस है 20 बाय 145। ठीक है, बट 145 मेरे लिए थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन हो सकती है, तो मैं इसको 10 की टर्म्स में 150 कर लूंगा। हाँ, क्वेश्चन इज किससे मेरा आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो देखो क्या है, आपको यहाँ मैथ्स की बात याद रखनी है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू घटाते हैं तो आंसर बढ़ जाता है। तो अगर आपने डिनोमिनेटर को क्या किया है, डिक्रीज किया है, तो नुमरेटर को क्या करना चाहिए, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि अगर आपने नुमरेटर की वैल्यू बढ़ा दी तो आंसर बढ़ गया, डिनोमिनेटर की वैल्यू घटा दी तो आंसर घट गया, तो नेट एरर बढ़ गया। तो कोशिश ये करो कि अगर एक वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो दूसरी भी क्या करो, डिक्रीज। ठीक है, मींस
ये अप्रोक्सीमेशन जो है एज कंपेयर टू दिस, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे 20 इसे 150, मतलब इसको घटाया और इसको बढ़ाया। डिनोमिनेटर इंक्रीज करने से आंसर छोटा हो गया और न्यूमरेटर डिक्रीज करने से आंसर और छोटा हो गया, तो इसमें एरर ज्यादा आएगा। तो हम ये वाला अप्रोक्सीमेशन कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो एरर बहुत ज्यादा आएगा, और ये वाला अप्रोक्सीमेशन हमारे लिए बेटर है। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाता है 1/7, मतलब 10/7। तो मैंने इसको 20/140 मीन्स 1/7, 100/7 हो गया ये तो सीधे, यस, 0 से 0 गया, 100/7, 14.28%। देखो 1% का एरर आया है, वो 15.28 था, ये 14.28 है। लेकिन आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 सी, यहाँ पे 13.33% आ रहा है, यहाँ एरर और बढ़ गया। तो अप्रोक्सीमेशन भी सिखाया मैंने आपको कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करते हैं, किस चीजों का ध्यान देना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये क्वेश्चन भी पहले वाले से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है in a solution which has 30% by mass of carbon tetrachloride solution। तो 30% by mass, मतलब अगर बेसिक यहाँ पे अगर बात करें तो किस चीज पे ध्यान देना है कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग है 30% by mass की। तो बिल्कुल सही बात है, 30% by mass का मतलब हुआ कि 30 ग्राम है बेंजीन का इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड थिंग आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन से दैट इज वेरी क्लियर कि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, एक है बेंजीन और दूसरा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और दोनों का सम बाय डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज 100 ग्राम है। अब यहां से हम इजिली वेट ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड निकाल सकते हैं। कितना? तो सबसे पहले 30% बाय मास का मतलब हुआ 30 ग्राम बेंजीन, तो इट मींस कि वेट ऑफ बेंजीन कितना है हमारे पास, वेट ऑफ बेंजीन इज 30 ग्राम। तो वेट ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा, 100 माइनस वेट ऑफ बेंजीन, मींस कितना होगा ये 100 माइनस 30 एंड इट कम्स आउट टू बी 70 ग्राम। अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सी सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। और जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब बच्चा बोलता है सर मैंने ये बुक कर ली वो बुक कर ली, तो मैं कहता हूँ 4 डिफरेंट बुक करने से अच्छा एक बुक 4 बार करो। क्यों? ये पता लग जाए कौन से पेज पे कौन सी लाइन लिखी है, क्या क्वेश्चन है कौन से पेज पे, इतना अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अल्ट्रा प्रैक्टिस। तो नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन का क्या होगा, वेट ऑफ बेंजीन बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का वेट कितना है 30 और बेंजीन का मोलर मास C6H6, 12 6 72 प्लस 6 78, और ये आ जाएगा हमारा 0.35। नाउ नेक्स्ट इज 12 क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन का 71, 4 क्लोरीन का 142 प्लस 12 154, और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.45। ठीक है, तो एक वैल्यू 0.45 है और एक वैल्यू 0.38 है। यस, मुझे याद आया कि दिस वैल्यू इज 0.38, इसे सॉल्व करके 0.38 आएगा। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर 8 बाय 0.38 प्लस, मतलब इसको ऐड कर देते हैं एंड इट बिकम्स 0.83, तो आंसर आ जाएगा 0.46। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.46। नाउ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। अगेन हमें पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, तो व्हेन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, तो अगर एक का हमने माइनस किया 0.46, तो मोल फ्रैक्शन CCl4 का कितना आ गया 0.54। नाउ हम सही कर रहे हैं या नहीं,
इस चीज का पता ऐसे लगा लेना है कि क्वेश्चन में जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा और जिसका मास कम होगा उसका मोल फ्रैक्शन कम आएगा। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा, तो ये भी एक हमारे पास रहेगा कि आंसर तो लेस देन 1 ही लाना है। और इसे देख के समझ में आ जाना है कि आंसर जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दैट इज लेस देन 0.5, क्योंकि लेस अमाउंट में। तो ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है कैलकुलेशन करते वक्त, टू वेरीफाई अपने लिए कि हम सही कर रहे हैं नहीं, कि हमने क्वेश्चन का आंसर सही निकाला है या नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन में मेंशन है कि 30 ग्राम जो सोल्यूट है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट है, और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कभी भी फॉर्मूले की नहीं है, प्रॉब्लम है मोलर मास की, कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। और एज यूजुअल मैं जो हमेशा बोलता हूं कि मोलर मास बोर्ड्स में गिवन है, बट आजकल जेई मेंस में इवन इसी अप्रैल सेशन में मोलर मास पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो याद ही कर लो। तो और याद करने का कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं होती। जैसे कोबाल्ट का मोलर मास 59 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 6 है 96 प्लस वाटर 18 और 6 से मल्टीप्लाई किया 108, टोटल ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 291 ग्राम। ओके, अब ये पता करते ही हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज number of moles of solute present in 1 liter of solution. And what is number of moles of solute? This is given mass by molar mass of solute into volume in liters C. Step wise ये जरूर लिखना है क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। पहले गिवन डेटा लिखो, फॉर्मूला लिखो, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 291 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम 4.3 लीटर किसमें सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है 4.3। और अगेन दो तरीके हैं, एक अप्रोक्सीमेशन और दूसरा प्रैक्टिस, बट हम हमेशा प्रैक्टिस पे ही ऐड करेंगे। प्लस अब दिमाग में आता है हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, कैसे पता चलेगा कि मेरे दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं 0.45, 0.58, 0.72 कौन सा सही है, तो वहां अप्रोक्सीमेशन हेल्प कर देता है। जैसे इसे अगर मैं 30/300 मान लूं तो मेरे को समझ आ गया कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/10। अब ये इसे मैं 1/4 मान लूं तो दिस इज 0.25। तो अब इजीली समझ आ गया कि आंसर 0.025 के नियर बाय है, और आपने प्रैक्टिस की है तो आप इजीली 0.024 मोल्स पर लीटर लिख दोगे, मोलैरिटी और मोल पर लीटर। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है 30 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसे हमने डिसॉल्व किया है 500 तक। तो बस यहाँ पे सबसे पहले देखो गिवन क्या है, वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम को हम मान लेते हैं V1। यहाँ 1 का मतलब सॉल्यूट बिल्कुल नहीं है, तो इनिशियली वॉल्यूम है 30 ml, और आप ऊपर देखो कि इनिशियल मोलैरिटी कितनी रखी है, दैट इज 0.5 मोलर। इस वॉल्यूम को डाइल्यूट किया गया और इसमें वाटर ऐड किया गया और इसका वॉल्यूम कर दिया गया कितना, 500 ml। और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी। तो आई वांट यू टू थिंक ऑन दैट कि अगर एक बीकर है और उसमें ऑलरेडी कुछ सॉल्यूट मिक्स है और उसमें वाटर मिलाता जाऊंगा, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो, यस और नो कमेंट करो, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्सिंग से पहले और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्सिंग के बाद सेम ही रहने वाले हैं। सोचो मैं सॉल्वेंट मिला रहा हूं वाटर, फिर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, व्हाई? क्या सोच पा रहे हो आप? नाउ अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मेरा इस पर डिटेल्ड लेक्चर है बोर्ड्स वाला। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो दिस इज m1v1 एंड इट इज m2v2। now initial molarity is 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विच इज 30। फाइनल मोलैरिटी निकालनी है और हमें पता है अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, मोलैरिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, तो और कैलकुलेशन मतलब अच्छी बात है कि थोड़ा इजी मिली, नहीं तो अभी तक 2 क्वेश्चन कर रहे थे, मुश्किल कैलकुलेशन थी।
तो यहाँ पे तो डेसिमल हटाया, 0 गया, 5 से 5 गया, तो क्या आया 3/100 मीन्स मोलैरिटी इज 0.03, बट हमें लिखना है मोलर, मोल्स पर लीटर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। काफी ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं, बोलते हैं ना एनसीईआरटी से कैसे आते हैं, तो डेरिवेटिव्स हैं। इस क्वेश्चन को देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको वेट ऑफ यूरिया निकालना है। व्हाट इज द वेट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 2.5 kg। तो देखो सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में मेंशन है कि सॉल्यूशन का वेट 2.5 kg है। देन मोलैलिटी इन 2.5 kg एंड 0.25 मोलल सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी मेंशन है 0.25 और बताना है कि 2.5 kg सॉल्यूशन। ध्यान रखो ये सॉल्वेंट का वेट नहीं है, ये किसका वेट है, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, बहुत ध्यान से समझो। मोलैलिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो बाय डेफिनेशन हमें समझ आया कि 0.25 मोलल मींस 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया, यानी यहां पे जो सॉल्यूट है दैट इज यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको ये डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम में कितने मोल्स है यूरिया के 0.25। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन मास बाय मोलर मास है और अगर सॉल्यूट के हैं तो डिवाइड बाय वो ये सारे सिंबल्स सॉल्यूट के हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मींस अगर मैं आपसे 1000 ग्राम सॉल्वेंट में वेट ऑफ यूरिया पूछूं तो वो कितना हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ यूरिया विच इज 60। तो यू कैन से दिस ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नाउ क्वेश्चन में बोल रहे हैं आप बताओ 2.5 kg में कितना प्रेजेंट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2.5 kg, 2.5 kg मींस 2500 ग्राम। तो देखो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो गई। हमें पता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 0.25 इंटू 60, तो 0.25 इज दैट इज 15 ग्राम। तो 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन, ध्यान से देखना ये लाइन, इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट विच इज हेयर जनरली मेंशन है तो वाटर ही होता है। अब क्या आप इस लाइन को पढ़ के वेट ऑफ द सॉल्यूशन बता दोगे, डेफिनेटली। तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वेट कितना है 15 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट कितना है 1000 ग्राम, तो 15 प्लस 1000 एंड इट कम्स आउट टू बी 1015 ग्राम। ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन कैसे, आपको पता चल गया कि 1015 ग्राम में यूरिया कितना है 15 ग्राम। तो क्या आप 2500 ग्राम में कैलकुलेट कर लोगे, डेफिनेटली। अब इसको सॉल्व करने के बाद एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। तो यहां पे देखो, तो हमने सीधे लिखा कि 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज यूरिया, ठीक है, दैट यूरिया इज 15 ग्राम। तो 2.5 kg मींस 2500 ग्राम में कितना होगा। तो आपका आंसर है 15/1015 इंटू 2500। ऑब्वियस है, अप्रोक्सीमेशन करके आप इस आंसर को निकाल दोगे। और सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन को अगर आप गलत भी करोगे ना तो आंसर सही आएगा। मतलब अगर आप सीधे मोलैलिटी के फॉर्मूले में वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.5 kg रख के वेट ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो आंसर सही आएगा। यही तो इंटरेस्टिंग बात है। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूट का वेट है वो बहुत ही कम है, तो आंसर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसी कंसेप्चुअल एरर की वजह से कंपटीशन में एरर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां ऐसा वैल्यू या डेटा नहीं होता कि आंसर सेम आए। तो ये एक कंसेप्चुअल एरर है जो इस क्वेश्चन में हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हालांकि
अगर इसे 1000 भी ले लिया जाएगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, बट ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली लोगे तो सीधे 15 इंटू 25 करना है, यानी 37.5 ग्राम, बट ये 1000 से थोड़ा ज़्यादा है, तो आंसर 37.5 से कम हो जाएगा। तो यू कैन से आंसर इज 37 ग्राम अप्रोक्स, ठीक है। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैल्यू भी याद रख लो कि 36.8 के आसपास जाएगी वैल्यू और अप्रोक्सीमेट 37 ग्राम होगा। तो ध्यान रखना इसको, अगर आप दिस इज इनकरेक्ट वे, हालांकि आंसर इससे भी आ जाता है कि मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आप देखो, अगर यहाँ पे आप सीधे मोलालिटी 2.25 रख रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट यूरिया का मोलर मास 60 और वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.5, ठीक है, 2.5 kg, तो भी हमारा आंसर जो है वही आ रहा है सी। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, ठीक है। तो अब आप देखो क्लियरली दिस इज 0.25 इंटू 60, 0.25 इंटू 60 कितना है 15 और मल्टीप्लाई बाय 2.5 kg, तो आंसर देखो सेम वही आ गया, बट दिस इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक होता है क्वेश्चन का सीधे आंसर देखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी दिमाग में डेटा इकट्ठा करना, एक होता है सच में समझना। इसीलिए मेरा सॉल्यूशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, बट कुछ ना कुछ चीजें आप इसमें जरूर ही सीखो, क्योंकि मैं यहाँ अप्रोक्सीमेशन भी सिखा रहा हूँ आपको और कैलकुलेशन से कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे एक बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व किए करते हैं कि फॉर्मूला वैल्यू डाल के छोड़ देते, मान लेते मेरा आंसर आ जाएगा, और एग्जाम में दैट इज कैलकुलेटेड एज सिली मिस्टेक कि आंसर नहीं आया। इसीलिए बच्चों को बोलता हूँ, अगर सिली मिस्टेक हो रहा है इट सिंपली मीन्स कि आपके अंदर लैक ऑफ प्रैक्टिस है। तो जब तक आप 4-5 सही आंसर एक ही टॉपिक पे नहीं निकाल लें, तब तक फॉर्मूले में वैल्यू डाल के ना छोड़ें। दैट इज अ वेरी प्रिसाइज एंड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर यू। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है आप मोलालिटी कैलकुलेट करिए, मोलारिटी कैलकुलेट करिए, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए, और क्वेश्चन में गिवन है कि 20% बाय मास KI सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.202 है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, गिवन डेटा लिखना। तो गिवन क्या है 20% बाय मास। 20% बाय मास का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ KI डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय मास को समझना बहुत जरूरी है, और जैसे ही हमें परसेंटेज बाय मास पता चलता है तो हमें इनडायरेक्टली तीनों डेटा पता चल जाते हैं। यानी मुझे ये भी पता चल जाता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है विच इज 20 ग्राम, सॉल्यूट यहाँ KI है, और मुझे मोलर मास तो पता ही होता है, फिर मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाता है विच इज 100 माइनस 20, और इन दिस केस इट इज वाटर सॉल्वेंट 18 ग्राम, एंड ऑब्वियसली परसेंटेज का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। नाउ क्वेश्चन में सबसे पहले निकालनी है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लिया जाए। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सारी वैल्यूज ग्राम में है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, हालांकि अगर ये वाला याद रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो दैट इज आल्सो करेक्ट। इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको चेंजेस करके रखनी पड़ेगी वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 20 ग्राम। नाउ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ KI। तो KI का जो मोलर मास होता है दैट इज 39 प्लस 127, तो 166 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ KI is 166. Now what is the weight of solvent? Weight of solvent is 80. ठीक है, अब तो कैलकुलेशन है, मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 by 80, मतलब सीधे मैं लिख देता हूं दिस इज
250 बाय 166 और अप्रोक्सीमेशन में मैं बोलूंगा इसे 170 मान लो। 25 बाय 70 17, तो 25 को 17 से डिवाइड करोगे, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 17 वन जा 17 और फिर उसके बाद 8 बच रहा है रिमाइंडर, 17 5 जा 85, मतलब 1.5 के आसपास हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई 1.51 मोलर, दैट इज योर एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से भी हम वहीं पहुंच गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी। तो देखो जैसे ही मोलैरिटी लिखते हैं तो एक तो कई बार फॉर्मूले याद होते हैं हमें डायरेक्ट, कि मोलैरिटी होता है 10x d बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेयर x इज परसेंटेज बाय मास एंड d इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज बाय मास क्वेश्चन में लिखा है 20 है, डेंसिटी 1.202 है, और व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट Ki 39 प्लस 127 166। यहां मैं एक ट्रिक बताता हूं, कभी भी अगर डेंसिटी 1 से ऊपर है तो मोलैरिटी की वैल्यू मोलैरिटी से ज्यादा आएगी, और डेंसिटी की वैल्यू 1 है या 1 से कम है तो मोलैरिटी और मोलैलिटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, या मोलैरिटी की वैल्यू मोलैलिटी से स्लाइटली लेस होगी। तो जैसे वो वैल्यू 1.51 थी तो इसे थोड़ा सा कम करके लिख दो 1.45 मोलर। कैपिटल एम साथ में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, स्टेप मार्किंग होती है, यूनिट के भी मार्क्स कटते हैं। ठीक है, नाउ ये था डायरेक्ट फॉर्मूला वाला वे, बट अगर आप कंसेप्चुअल वे भी समझना चाहते हो तो अल्टरनेटिव वे भी ट्राई कर लेते हैं। अल्टरनेटिव वे क्या कहता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, विच इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? ml में। अब क्वेश्चन में 20% बाय मास, 20% बाय मास से हमें समझ आता है कि जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है क्वेश्चन में गिवन है 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, और बाय परसेंट कहते ही फिक्स हो जाता है कि टोटल वैल्यू 100, आपके मार्क्स भी परसेंट में आए तो टोटल वैल्यू 100 है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, विच इज वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बात करें तो ज्यादा करेक्ट तो क्या होगा? मास। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी लगती है तो वेट लग हो जाता है। तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? 100 ग्राम। व्हाट इज डेंसिटी? 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, एंड कैंसिल इट। क्या आया? ये देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ है, अच्छा मैंने 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ है, इससे हमें समझ आता है कि यूनिट ml में होगी 100 बाय 1.202 ml। ओके, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और कोई भी टेंशन नहीं है। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो यू कैन से वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारा 20 ग्राम। व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? Ki का मोलर मास 39 प्लस 127 इंटू 1000। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 100 बाय 1.202। अब मुझे लग रहा है कि आपके सामने दोनों कैलकुलेशन है। ठीक है, दोनों कैलकुलेशन है तो आपको दिख रहा है क्यों आंसर 10x d बाय m हुआ, क्योंकि ये बचा 10, ये बचा x परसेंटेज, ये है डेंसिटी और ये है मोलर मास। तो दिस इज x, दिस इज 10, दिस इज d और दिस इज m2। तो यहां से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव भी कर लिया और सॉल्व करके आंसर है 1.45 मोलर। ठीक है, नाउ अगला पार्ट बहुत आसान है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की है।
ठीक है, तो वहां मैं आपको कैलकुलेशन ही करके दिखाने वाला हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, ये स्टेप तो जरूर करना है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर कैलकुलेशन लास्ट में करो, एकदम पहले पूरे फॉर्मूले लिखो, ताकि स्टेप मार्किंग की वजह से गिवन के मार्क्स मिल जाए, फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाए, नहीं तो तुमने पहले कैलकुलेशन एरर कर दिया, आगे देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहां से x2 क्या आ गया, 20% बाय मास, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 20, मोलर मास 166, ये तो याद हो गया होगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट 20, मोलर मास 166। नाउ 20% बाय मास से ही पता चल गया कि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, 100 में से माइनस कर दो 20, क्या बचा वेट ऑफ सॉल्वेंट 80, वाटर 80। ठीक है, अब सारा प्रॉब्लम इस कैलकुलेशन का है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो यू कैन से, मैं एक बार आपको फटाफट सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहली बात, इसको सिंप्लीफाइड नहीं करना, लास्ट में करना है। पहले आप रिमाइंडर लो, 18 इंटू 166, अब 166 यहां आ गया, 18 से डिवाइड करो, 166 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 18। ठीक है, पहले बिल्कुल ऐसे चलना है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जो चीज आपको टफ लग रही है, जिसकी वजह से कई बार आपने एक बार भी अगर आपसे कैलकुलेशन कर ली ना मोल फ्रैक्शन की, कभी डर नहीं लगेगा, लेकिन पहली बार जबरदस्ती कर लेना। तो 166 से 166 देखो कैंसिल हो गया, सिर्फ 18 बचा, 18 ऊपर आ गया, 18 टू ज़ा 36, 0 360। अब यहाँ पे 166 इंटू 166 इंटू 20 इंटू 18, 166 इंटू 80 नहीं लिखा मैंने, ठीक है, 166 इंटू 80, ये 13,000 आएगा। देखो बड़ा इजी समझ आ रहा है कि ये 16 है और ये 8 है, 16 का टेबल आता है, 16 8 128, तो ये 13,000 के आसपास कहीं आएगा। ठीक है, चलो मैं एग्जैक्ट ही बता देता हूं। ठीक है, 8 6 48, 52 और 13280। तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, ये 360 है और ये 14,000 है, मतलब 13,280 और 360, 13,500 और ऊपर 3। तो मैं बोलूंगा इसको मान लो 13 और इसको मान लो 3, 3 को 13 से डिवाइड कर लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो 3 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 26, और उसके बाद बचा हमारा रिमाइंडर 4, 3 3 ज़ा 39, 2 3। तो मतलब अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली, इसको मान लिया 3 और इसको मान लिया 130, क्योंकि अब ऐसा भी मत करना कि अप्रोक्सीमेशन में 0 ही उड़ा दो, 0 की वैल्यू होती है, ये ऊपर की 2 0 नीचे की 2 0 से जाएगा बस। ठीक है, तो 13,000 में 2 0 गई तो 130 बचेगा। जो ये बात बोल रहा हूं सुनने में लग रहा है वो समझ आ रहा है, एक बार इसे लिख के देख लेना तब समझ। तो 3/130, तो मेरे को लगा कि कितना आना चाहिए 0.02, और उसके बाद मतलब 3 2 अगर हम बात करें 26, फिर 4.023, दिस इज अप्रॉक्स। ठीक है, और आपको पता है एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर है 0.026, तो फिर भी आप नियर बाय पहुंच गए। तो अगर मैं आपसे बोलूं, या आप पूछोगे कि सर ये अप्रोक्सीमेशन सिखाने क्या फायदा है, जब बोर्ड में गलत लिखने के नंबर आधे कट ही जाते हैं। देखो बोर्ड में तो पूरा कर भी दोगे आप कैलकुलेट, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन कंपटीशन, क्योंकि आप मेंस का भी या नीट का पेपर जरूर दोगे, तो वहां पर ये हेल्प करेगा। मेंस में आपको 4 ऑप्शंस होंगे और वो बहुत क्लोज नहीं होंगे, बहुत क्लोज होंगे छोड़ देना, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करें 4 मिनट में और 4 क्वेश्चन 4 मिनट में हो सकते हैं। तो समझदारी क्या है, 4 क्वेश्चन 4 मिनट में करना। तो यहाँ हमने इंटेक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि H2S इज अ टॉक्सिक गैस हैविंग रॉटन एग स्मेल, और जो सॉल्युबिलिटी है H2S की वो 0.195 मोलर है STP पे।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको बोलूंगा जो पहला स्टेप आपको करना चाहिए, ट्राई टू राइट गिवन डेटा। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो मोलैलिटी मेंशन है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, मोलैलिटी, दैट इज 0.195 मोलर। उसके बाद गिवन है कंडीशंस एसटीपी। फिर उसके बाद कोशिश करो ये भी आइडेंटिफाई करने की क्वेश्चन में पूछा गया। तो क्वेश्चन में पूछा है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर H2S गैस, ये आपसे पूछा है। यहां पर आपको डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे क्या वी कैन इंटरप्रेट कि मोलैलिटी 0.195 का क्या मतलब है, तो 0.195 मोलैलिटी मींस 0.195 moles of solute, here it is H2S gas, dissolve in aqueous solution, यहाँ पे solvent water है तो 1000 ग्राम या 1 kg of solvent। by definition हमें number of moles of solute भी पता चल गया कि number of moles of solute is 0.195, और कहीं ना कहीं इस मोलैलिटी की डेफिनेशन से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गए। दैट इज अगर मास पता होता है तो मोल्स पता ही होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी H2S विच इज 0.95 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास विच कम्स आउट टू बी 55.55, राइट। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ हेनरीज लॉ। सुनो इसके मार्क्स होते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट पे कैसे लिखेंगे, हेनरीज लॉ, और फॉर्मूला सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट ऑफ H2S गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। फिर इसके बाद एक और इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। X डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड यानी सॉल्यूशन में, Y डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन इन गैसियस। तो मोल फ्रैक्शन में भी दो कंपोनेंट सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होते हैं, X एंड Y। अब उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, वो हमें सॉल्व करना है। H2S इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हेनरीज लॉ में एक एजम्पशन हमेशा चलती है, हमेशा, एक्सेप्ट जो है फिर भी आप थोड़ा एनालाइज कर लेना विद द हेल्प ऑफ मोलैलिटी, बट 95% ये चलेगा। क्या कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं H2S के, जो गैस के मोल्स डिसॉल्व होंगे सॉल्वेंट में यानी वाटर में, वो बहुत ही कम होंगे, बिकॉज गैस हैज वेरी लेस सॉल्युबिलिटी, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वाटर में उनको डिसॉल्व रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ओनली। क्योंकि लेट से वाटर के मोल 1 लाख है और H2S के 10, तो 1 लाख रुपए में 10 रुपए ऐड करें, 1,10,000 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लाख, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट ऑफ H2S मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहां से आपके पास हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। बस अगर आप क्वेश्चन को यहां तक ले आए तो क्वेश्चन हो गया है। अब प्रेशर कहां मेंशन है, क्वेश्चन में लिखा है STP, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 बार, और नंबर ऑफ मोल्स H2S के कितने हैं, तो H2S के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे हमारे 0.195, तो ये हमने लिख दिया 0.195, ठीक है। नाउ अब उसके बाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विच इज 55.55, ओके। सो अब यहां पे हमने 1 बार प्रेशर ले लिया है, नंबर ऑफ मोल्स वाटर 55.5 एंड दिस इज 0.195 बार। बस आपको 20 लेके समझ आ रहा है कि ये लगभग हमारा आंसर किसके आसपास है, 300 के आसपास है, ठीक है। तो इसको मैं 2 मानता हूं, तो इट विल बी 2 2 ज़ा
4 and 2 7s are 14 and 2 8s are 16, 278 बार। ये अप्रोक्सीमेशन से है, बट हमें पता ही अप्रोक्सीमेशन है, डिनोमिनेटर छोटा करेंगे वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका 282 बार। दैट इज योर एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। ओके, तो आपको मैं बोलूंगा दोबारा से क्वेश्चन एक बार खुद से करके देखो, या स्क्रीन रोक के पूरा सॉल्व करो। ठीक है, नाउ सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू मेंशन है, तो क्वेश्चन रीड करते जाते हैं और गिवन डेटा लिखते जाते हैं। तो क्वेश्चन में मेंशन है हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2, दैट इज 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर 8 पास्कल। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेंशन है 500 ml। फिर जो सोडा वाटर में डिसॉल्व है वो उस टाइम पे प्रेशर कितना है, प्रेशर इज 2.5 एटमॉस्फेयर। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू पास्कल में और प्रेशर एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियसली आपको उस टाइम प्रेशर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, पास्कल में। तो 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01325 पास्कल, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। तो दिस इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। हेनरीज लॉ में उसका यूज नहीं। तो ये था गिवन, और आपको निकालना है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व, यानी कि वेट ऑफ CO2 यू हैव टू फाइंड। ये है गिवन वैल्यूज। नाउ अब आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। क्योंकि देखो मैं ये मान रहा हूं अगर बच्चा NCERT देख रहा है, वैसे तो JEE और नीट दोनों के लिए फंडामेंटल है, तो बोर्ड में लिखना भी बहुत जरूरी है, स्टेप मार्किंग होती है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हेनरीज कांस्टेंट ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। एज वी नो X डिनोट अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व इन लिक्विड यानी सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हम अब क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, और ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आएगा वो किसके इक्वल आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट ऑफ CO2। ठीक है, अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल, और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर 8। तो अगेन अगर आप बोर्ड में है तो मैं यही बोलूंगा 16 का टेबल लिखो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर, और अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तब रफ कैलकुलेशन चल जाएगी, क्योंकि 4 ऑप्शन देखना, उनमें अच्छा खासा डिफरेंस हो तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। तो ये तो क्लियर है कि 10 रेज टू पावर -3 है, और ये भी क्लियर है कि 2.5 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर थोड़ा सा छोटा ही हो जाना है 2.5 से। तो मैं आपको बता देता हूं कि अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, एंड मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो आप 16 का टेबल मान के 2.5 को डिवाइड कर लीजिए, 16 1 जा 16, एंड उसके बाद 9 आता है तो 16 5 जा 80। तो अप्रोक्सीमेट 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज द मोल फ्रैक्शन। नाउ ये तो था मोल फ्रैक्शन, रियल कैलकुलेशन अब स्टार्ट होती है। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि हमेशा हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल में एक बात याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन जिस भी गैस का निकालना होता है वो वैसे तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बट हम ऑलवेज ये एज्यूम करते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में या लिक्विड में कम होती है, जो कि होती भी है। तो इसको फिर हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कितना होगा, ये होगा गिवन मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास। नाउ व्हाट इज द गिवन मास ऑफ वाटर, क्वेश्चन में मेंशन है 500 ml सॉल्यूशन,
तो सॉल्यूशन को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने ये एज्यूम कर लिया है कि गैस का डिसॉल्व होने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा, जो कि एक्चुअल में नहीं भी आता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द वेट, तो किसी भी लिक्विड का अगर वॉल्यूम निकालना है, गैस का वॉल्यूम तो 22.4 लीटर होता है, यानी एवोगैड्रोस लॉ लगता है गैस के लिए। लेकिन किसी लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है तो हमें उसको डेंसिटी से रिलेट करना पड़ेगा। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय मोलर मास। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 500 ml, क्योंकि गैस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बाय मोलर मास ऑफ वाटर विच इज 18। नाउ कैंसल इट आउट। तो 500 बाय 18, तो 1000 बाय 18 हमें याद रहता है 55.5, तो ये भी हमें याद हो गया कि उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 27.78। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कम्स आउट टू बी 27.78। अब इस वैल्यू को हम यहां रख देंगे। अब इस इक्वेशन से हमारे पास आ गया, ध्यान से देखना, कि नंबर ऑफ मोल CO2 के कितने आए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हम कितना कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट में, 1.5 इंटू 10⁻⁻3, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 27.78। ठीक है, तो मैं कहता हूं 1.5 गुना करना तो आसान ही होता है, 27 में क्या ऐड कर दो, 13.5, मतलब एक देसी लैंग्वेज में ऐसी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, बट ये आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ CO2 यानी वेट। तो नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज, ठीक है, वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ध्यान से देखना बोर्ड पे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। व्हाट इज द वेट ऑफ CO2, तो वेट ऑफ CO2 कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CO2। तो बताओ, अब क्वेश्चन इजी हो गया ना, अब तो सीधे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, वैल्यू रखो। तो चेक करते हैं, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, 1.5 इंटू 10⁻⁻3, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 27.78, और मोलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन जैसे मैंने बोला कि ये 27 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 40 के आसपास होगा, और 40 अगर 44 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 160 के आसपास जाएगा। तो जैसे ये प्रैक्टिस करोगे, मेरे को एक क्वेश्चन भी याद है और इसका एग्जैक्ट क्या आंसर आएगा वो भी, बट मैं फिर भी आपको अप्रोक्सीमेशन एक बार फिर सिखाना चाहता हूँ। 1.5 इंटू 27 मैंने किया 1.5 गुना, यानी 27 में हाफ और ऐड कर दिया 27 का, तो 27 का आधा कितना होता है, 13.5, मैं 13 ऐड कर रहा हूँ, तो इट बिकम्स 40। 40 को 44 से मल्टीप्लाई करना इजी है, 4 4 16, 156। एग्जैक्ट आंसर है वो आएगा 1.848 ग्राम। तो देखो अप्रोक्सीमेशन से कितना आ रहा था, 1 4 4 16 एंड 4 4 16 70, 176 आ रहा था, और यहां आ रहा है 1.84, मतलब 1.76 की जगह अप्रोक्सीमेशन से आंसर आया है, और क्या कहते हैं एग्जैक्ट आंसर जो है वो आया है कैलकुलेशन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में हम अप्रोक्सीमेशन से सही आंसर पे आ जाएंगे, लेकिन बोर्ड्स में मैं तो हमेशा बोलता हूं बहुत टाइम होता है, चाहे पेपर आता हो या ना आता हो, आप प्रॉपर 27 का टेबल लिखो या पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई करके लिखो। ओके, अगर उस टाइम की कमी लग रही है तो यहां लिख के छोड़ दो, हाफ मार्क जाएगा, लास्ट में टाइम बचता है तो इसको सॉल्व करो। ठीक, चलो लेट्स मूव ऑन टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वी हैव टू लिक्विड कंपोनेंट्स ए एंड बी and vapor pressure of pure liquid A is 450 mm, pure liquid B is 700 mm at 350 Kelvin, or vapor pressure of the solution is 600 mm of mercury, and we have to calculate composition in their vapor phase. C. यहाँ पे सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि गिवन वैल्यूज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले लिखो क्या क्या गिवन है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए P नॉट ए, आपको नोटेशंस फॉर्मूले में याद होना चाहिए। व्हाट डज P नॉट ए डिनोट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, दैट इज 450 mm ऑफ मर्करी। और आपको ये भी समझना है 450 mm ऑफ मर्करी लिखा हो या 450 टॉर लिखा हो एक ही बात होती है। सेम वे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, दैट इज 700 mm ऑफ मर्करी या टॉर। नाउ टेम्परेचर इज 350 Kelvin and vapor pressure of the solution is 600 mm of mercury, or you can say torr, and we have to calculate their composition in vapor phase. तो सुनो, सबसे पहले हम राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। एंड राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PS इज PA प्लस PB, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उनका सम। एंड PA किसके इक्वल हो जाता है? P नॉट A XA, एंड PB किसके इक्वल हो जाएगा? P नॉट B XB। कोई एक कंपोनेंट हटा देते हैं, या तो XA हटा देते हैं या XB। लेट्स से हमने यहां से XA हटा दिया, तो PS किसके इक्वल आया? P नॉट A। XA की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB। ठीक है, तो वी कैन राइट x सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, तो XA इज 1 माइनस XB। ठीक है, तो देखा जाए बस हमने राउल्ट्स लॉ लिखा है, उसके बाद हम मैथ कर रहे हैं। ठीक है, वी आर सिंपली सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब इसे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। तो PS इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट XB। ठीक है, तो PS इज इक्वल टू P नॉट A, अब ये माइनस XB से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB, राइट। XB कॉमन ले लेंगे, तो क्या आया हमारे पास? PS इक्वल टू P नॉट A प्लस XB कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? P नॉट B माइनस P नॉट A। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो गिवन डेटा है उन्हें पुट कर लेंगे। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 600, P नॉट A is 450, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 600, P नॉट A is 450, XB we can calculate and P नॉट B is 700। ठीक है, तो 700 and P नॉट A is 450। ठीक है, सिंपल मैथ्स है। 600 में से 450 हटाएंगे, we will get 150 and it becomes XB। 700 में से 450 घटाएंगे, इट विल बी 250। तो व्हाट इज योर XB? XB कितना आ गया हमारा? 150 बाय 250। ठीक है, यानी कि XB इज 5 3s are 15, 5 5s are 25। XB इज 0.6। अब अगर XB 0.6 आ गया तो वी कैन इजिली कैलकुलेट, हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं XA। तो XA कितना आ जाएगा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, तो 1 माइनस XB मींस 1 माइनस 0.6 एंड इट बिकम्स 0.4। XA और XB की हेल्प से नाउ वी कैन कैलकुलेट PA एंड PB, राइट। तो लेट्स कैलकुलेट PA। तो PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अब सिर्फ मैथ्स रह गए। सिमिलरली PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P नॉट A? P नॉट A की वैल्यू है 450 और P नॉट B की वैल्यू है 700। तो P नॉट A की वैल्यू है 450 और इसकी वैल्यू है 700, एंड लेट्स मल्टीप्लाई बाय इट विद XA। XA is 0.4, ठीक है, एंड XB is 0.6। ठीक है,
नाउ ये भी क्लियर दिख रहा है कि 6 7 40, 420 mm ऑफ मर्करी या टॉर आ जाएगा, ठीक है, एंड इट बिकम्स 180। अब अगर पी एंड पीवी पता है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट पीएस, which is PA plus PB, which is 420, PA is 180, ठीक है, 180 plus 420, ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है दैट इज 600। नाउ डाल्टन्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ वी कैन कैलकुलेट देयर कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है, लेट से YA निकालना है, तो दैट इज PA बाय PS। ये वैल्यू किसने बताई है? डाल्टन्स ने। तो ध्यान रखना, दिस इज बाय डाल्टन्स लॉ। नाउ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज 180 एंड व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन? 180 प्लस 420, तो इट बिकम्स 600 एंड 0.3। अब अगर YA 0.3 आ गया तो वी कैन इजिली कैलकुलेट YB, which is 1 minus YA, 1 minus 0.3, it becomes 0.7, our आंसर। तो सी बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बस मैं हर बार यही बोलता हूं कि आप अपने हाथ से एक एक स्टेप तक फाइनल आंसर तक पहुंचो। मेजर स्टूडेंट एक ही मिस्टेक करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू डाल के छोड़ देते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर is 23.8 mm of mercury at 298 Kelvin। फिर क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट, आप अगर 50 ग्राम ऑफ यूरिया को डिसॉल्व किया है 850 ग्राम वाटर में, तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। अगेन क्वेश्चन को पढ़ो और कॉम्प्रीहेंड करो क्या गिवन है। देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये लिख पा रहे हैं कि क्या गिवन है, समझ लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर गए। सबसे पहले यही पहला, अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल, टू राइट व्हाट इज द गिवन डेटा। तो यहाँ पे गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट P0 A, दैट इज 23.8 mm ऑफ मर्करी। फिर क्वेश्चन में गिवन है 50 ग्राम ऑफ यूरिया। अब ये समझने वाली बात है, याद रखो यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये चार चीजें ऐसी हैं जो नॉन वॉलेटाइल है, एज वेल एज सॉल्ट NaCl। सॉल्ट्स तो ऑलमोस्ट सभी NaCl, KCl, दे आर नॉन वॉलेटाइल। मींस व्हाई आई एम सेइंग दिस, इससे ये पता चल रहा है कि सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट? Weight of solute is 50 gram of urea. What is the molar mass of urea? NH2CO NH2, it becomes 60 gram. Now what is the weight of solvent यानी water? 850 gram of water, तो W1 is 850 gram. Now what is the molar mass of water? 18. अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। PS कैलकुलेट करना है और रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर P0 माइनस PS बाय P0 ये कैलकुलेट करना है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज P0 माइनस PS, ये आपको कैलकुलेट करना है और ये गिवन है। इतना पता है तो यू कैन इजीली अप्रोच क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको पता चल गया वी हैव टू अप्लाई Raoult's law for non-volatile solute, and Raoult's law for non-volatile solute states that Raoult's law for non-volatile solute क्या कहता है कि relative lowering in vapor pressure P0 minus PS by P0 is equal to mole fraction of solute। मतलब मुझे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, राइट। अब आपको देखो क्वेश्चन में वेट ऑफ द सोल्यूट पता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर पता है 18 ग्राम। वी कैन इजिली सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूं P0 माइनस PS बाय P0
इज इक्वल टू एक्स बी विच इज एन बी बाय, सर आप ये पूरा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटे बोर्ड में होती है स्टेप मार्किंग। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन मेरा देख रहे हो तो डेफिनेटली स्टेप्स के मार्क्स हैं, तो एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन राइट इट एज डब्ल्यू बी बाय एम बी। अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू व्हाट इज द गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट गिवन कितना है 50 एंड यूरिया का मोलर मास 60। व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना गिवन है 850 ग्राम। तो 850 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 50 बाय 60। तो मैंने क्या किया है, ये जो डेटा है ये जो है इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, अब एज यूजुअल जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ वैसे ही 50 बाय 60 ही रहने दो और इसको 18 इस इंटू 60 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 850 इंटू 60 और ये हो जाएगा 50 इंटू 18। मैं डायरेक्ट 900 लिख देता हूं। मैं हमेशा इसलिए ऐसे करता हूं क्योंकि मुझे इसमें एक फायदा होता है, 60 से 60 कैंसिल हो जाता है और 18 ऊपर सीधे आ जाता है। तो ऊपर आ गया सीधे 900 और नीचे आ गया 900 प्लस 850 इंटू 60। और आपको समझ आ रहा है, ये इजी है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 85 को 6 से 51 510 आएगा और 3 जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो 2 जीरो ये रही और 85 को 6 से मल्टीप्लाई 510 तो प्लस 900। अब क्लियरली दिस इज, ये जो है इसके सामने ना के बराबर है, बट मैंने इसे लिखा है कैलकुलेशन। तो 9 बाय, इसे 9 के टर्म में लिख लेते हैं 51, ठीक है। ये 51 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, 3 बाय 17। 3 बाय 17 से अप्रोक्सीमेट जो मेरा आंसर आएगा, तो 3 बाय 17 बन 17, उसके बाद 13 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 17 7 119। मुझे समझ आ गया पॉइंट मतलब 17 आएगा, डेसिमल तो ये 3 देख के लगा लूंगा मैं। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली समझ आ गया कि मेरा आंसर आया 0.017। मैं चाहूंगा एक प्लेस और आगे ले जाऊं, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं 110 बचता है या, तो वो भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, 5 या 6 जाएगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 0.0173 है। तो इन दिस केस अप्रोक्सीमेशन में और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। ओके, दिस इज पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट विच इज एक्सपी। तो आपका आंसर आ गया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज 0.0173। अब आप क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट के इसको बराबर रख देंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब मैं दोबारा क्या करने वाला हूं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू 0.0173। अब वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। व्हाट इज पी नॉट और पी एस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्या पी नॉट, यस 23.8 mm ऑफ मर्करी और टॉर। अब मैं यहां पे एक और चीज बताना चाह रहा हूं, सी दिस वैल्यू इज वेरी लेस। और एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हमेशा कम आएगा। मतलब अगर कैलकुलेशन कभी टफ है तो आप क्या करो, पी नॉट गिवन है 23.8, तो पी एस इससे थोड़ा सा घटा के लिख दो, यानी 23.5 या 23.4 या 23.3। और लेट्स से क्वेश्चन में पी एस गिवन होता 23.4, तो थोड़ा सा बढ़ा के पी नॉट लिख दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज। तो ये तो तब है जब हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव में अप्रोक्सीमेशन करना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, यानी हमने ट्रिक सीखी क्या कि आंसर थोड़ा सा घटा के लिख देंगे। बट अभी 23.8 माइनस पी एस बाय 23.8 इज इक्वल टू 0.0173। वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको रफ वर्क में, तो 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.0173 इंटू 23.8 एंड पी एस इज 23.8 माइनस 0.0173 इंटू 23.8। तो जैसे मुझे पता ही है कि ये 17 है और ये 2 है,
0.3 के आसपास चला जाएगा और इसमें से वैल्यू 0.3 कम हो जाएगी। तो अप्रॉक्स आंसर 23.5 और एग्जैक्ट आंसर 23.4 mm ऑफ मर्करी। करेक्ट? समझ आया? एक बार दोबारा समझा देता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, अगर आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन घट जाता है, यानी कि पीएस हमेशा कम होगा। आप वैसे भी समझ सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या आएगा, चेंज पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी मैथमेटिकली पी नॉट की, और पीएस की वैल्यू हमेशा कम होगी। स्टिल डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट कि ये वैल्यू हमेशा कम होगी। तो जो भी क्वेश्चन में पी नॉट गिवन है उससे थोड़ा सा घटा के हमेशा पीएस लिख देना। नीट और बोर्ड्स में ये ट्रिक चल जाती है। ये जेई में कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं क्वेश्चन, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में मेंशन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आप क्वेश्चन में गिवन वैल्यू लिख पा रहे हैं विद सिंबल तो हो गया न्यूमेरिकल, ठीक है। तो 99.63 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि ये गिवन है टी नॉट। आप इसे टी नॉट भी लिख सकते हो और टी नॉट बी भी लिख सकते हो, 99.63 डिग्री सेल्सियस। नाउ एट प्रेशर गिवन है 750 mm और यू हैव टू कैलकुलेट कितना वेट सुक्रोज का ऐड करना है 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 500 ग्राम, सो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंसेप्ट भी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप उसमें ऐड कर रहे हो क्या, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट यानी मोस्ट ऑफ द केस वाटर में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जब भी फॉर्मूला याद रखें, फुल फॉर्म जरूर याद रखें कि T नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and TB is boiling point of solution which is 100 degree Celsius. Now you have to calculate weight of solute. तो weight of solute आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि कितना सुक्रोज ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि फॉर्मूला यहां पे यूज हो रहा है डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू M। और याद रखना यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, इनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 होता है। और Kb का वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो वाटर के लिए Kb का वैल्यू 0.52 केल्विन kg पर मोल होता है। अब ये डेल्टा TB I KB इंटू M, इसको थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं। यूरिया का वेंट ऑफ फैक्टर 1, Kb, मोलैलिटी का फॉर्मूला W2/M2 इंटू 1000 बाय W1, ठीक है। अब मुझे चाहिए डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, यानी कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से अगर हम सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा दें तो डेल्टा TB आ जाएगा। और अगर मैं टेम्परेचर केल्विन में रखूं या डिग्री सेल्सियस में, चेंज हमेशा सेम रहेगा। इसलिए यहां मैं केल्विन में नहीं चेंज कर रहा क्योंकि आई नीड या रिक्वायर ओनली डेल्टा TB। तो TB इज 100, T नॉट इज 99.63 एंड इट कम्स आउट टू बी वेरी इजी 0.37। कितनी वैल्यू आई, 0.37। आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, बोथ आर करेक्ट बिकॉज इट इज चेंज। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है सर इसे केल्विन लिखें या kg। तो मैं कहता हूं टाइम वेस्ट करने से अच्छा पूरा समय स्क्रीन लगा के यही सोच लो क्यों ये चेंज केल्विन में भी सही है या डिग्री सेल्सियस में भी सही है, वाई। ठीक है, अभी सोच लो, नहीं आ रहा पूछ लो, मैं कमेंट कर दूंगा, बट बिना इस बात को समझे आगे नहीं जाना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि सक्सेस इज ऑल्सो अ पाथ, फेलियर इज ऑल्सो अ पाथ, नॉट अ पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन या रैंकर ऑलवेज कंसेप्ट क्लियर करते चले जाते हैं और कुछ चीज नहीं समझ आती तो रटते नहीं है, क्लियर करके ही आगे जाते हैं। एंड जो रैंक नहीं लाते हैं वो नहीं समझ आए तो भी आगे चले,
तो अगर आप यहाँ पे बिना समझे आगे चले गए तो आपका पाथ थोड़ा सा रैंकर्स पाथ से डेविएट हो रहा है। नाउ अब सब कुछ पता है, W2 निकालना है, तो मैं अब क्या करूंगा, W2 का कैलकुलेशन। तो मुझे पता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू I1 है तो KB इंटू W2 बाय M2, अब यहां लिख देता हूं I इंटू 1000 बाय W1। ठीक है, यहां से मेरे पास W2 आ गया, डेल्टा टीवी इंटू M2 इंटू W1 बाय I इंटू KB इंटू 1000। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे वैल्यूज रख रहा हूं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए वाटर के लिए केबी फिक्स होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा ना कभी केबी, तो समझ लो वाटर के लिए नहीं गिवन होगा। तो वाटर के लिए केबी आपको याद रखना है कि दैट इज 0.52। ठीक है, तो वैल्यू रखना शुरू करते हैं। डेल्टा टीबी हम निकाल चुके थे, दैट इज 0.37। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि हमें सोल्यूट का मोलर मास चाहिए। यहाँ सोल्यूट कौन था, सुक्रोज। यस, सुक्रोज का मास 342 ग्राम होता है। सुक्रोज इज शुगर, C12H22O11। देन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वाटर का वेट कितना है वो भी देख लेते हैं, एंड इट इज 500 ग्राम। कितना है, 500। Venta factor is 1, KB is 0.52 and it comes out to be 1000। ठीक है, अब हम सीधे कैलकुलेशन करने वाले। तो जस्ट ये 2 हो गया, देखो ये 0.37 है, ये 0.52 है, मतलब डबल का फर्क है। तो 342 का हाफ के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा थोड़ा सा आइडिया लग गया हमारा कि 342 का आधा 120 होगा, तो अप्रोक्सीमेट 122 ये 120। ऑब्जेक्टिव में देख लूंगा 120 के नियरर कौन सा टिक कर दूंगा, बट बोर्ड्स में मैं 342 को एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करूंगा 37 से और डिवाइड करूंगा 52 से पीछे रफ वर्क में, और आंसर कैलकुलेट करूंगा, और इट कम्स आउट टू बी 121.67 ग्राम। दिस इज वेट ऑफ सुक्रोज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम 99.63 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप बताइए कितना वेट एस्कॉर्बिक एसिड का जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टाइम लगेगा एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास निकालने में, बट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पता है तो वी कैन कैलकुलेट कितना मास एस्कॉर्बिक एसिड का जरूरी है टू एड 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड to lower its melting point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ऐसे खिड़की सी खुलनी चाहिए कि जैसे मैंने पढ़ा व्हाट वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो आपके माइंड में ओपन हुआ, ओहो वी हैव टू कैलकुलेट W2। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब मुझे उसका मोलर मास निकालना है। कार्बन का मुझे पता है 12, ठीक है, 12 6 72, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का, तो इस तरीके से मैं मोलर मास भी निकाल लूंगा। नाउ 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज 75। एसिटिक एसिड गिवन है तो मोलर मास, कार्बन 2 है 24, हाइड्रोजन 4 है तो 4, ऑक्सीजन 2 है 32, तो मैं इसको भी सॉल्व कर लूंगा। नाउ तो पढ़ते पढ़ते ये लिखते जाना है, इतनी हमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो समझ लो दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन 1.5 डिग्री सेल्सियस। इस न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट वर्ड है बाय, यानी कि जो भी वैल्यू थी इतने से घट गई है। जब चेंज मेंशन होता है बाय वर्ड यूज होता है, और जब फाइनल वैल्यू मेंशन होती है तो टू वर्ड मेंशन होता है। ओके, तो डेल्टा TF इज 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरा गिवन डेटा है, और इस गिवन डेटा में KF भी गिवन है सॉल्वेंट के लिए, एंड दैट KF इज 3.9 केल्विन kg पर मोल। अब नेक्स्ट पार्ट, जस्ट राइट फॉर्मूला। जैसे गिवन डेटा लिख लोगे सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि उसके भी मार्क्स है। तो डेल्टा TF इज I KF इंटू मोलैलिटी, एंड फिर उसके बाद इसे नेक्स्ट स्टेप भी लिखो।
सारी कैलकुलेशन लास्ट में करना, क्योंकि आंसर के मार्क्स होते हैं, अगर आप पहले कैलकुलेशन में एरर कर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे पूरे। तो मेरा सजेशन होता है कि वैल्यूज रख के कैलकुलेशन लास्ट में करके आंसर लिखो, ताकि हाफ मार्क ही जाए अगर हम कुछ गलती करें। ये रख दिया सब कुछ। अब मुझे निकालने क्या, वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैं क्या करूंगा, W2 कैलकुलेट कर लूंगा। तो अगेन, तो आई एम गोइंग टू राइट डेल्टा TF इज IKF W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय, बार बार लिखने की एक ही कोशिश है कि आपको ढंग से चीजें क्लियर हो जाए। तो W2 इधर रखूंगा, बाकी सब ले आऊंगा इधर। तो डेल्टा TF, now it's time for calculation or you can say approximation. What is delta TF? तो डेल्टा TF मुझे याद है 1.5, ठीक है। Now what is the molar mass of solute? ठीक है, तो सब कुछ हमने यहाँ पे रख दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जो जिस तरीके से हम अब तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा 3.9 को मैं 4 मान लूंगा, ठीक है, और ऊपर इसे 180 मान लूंगा और इसे 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसे 4 माना, मेरी बात ध्यान सुनना, इसको मैंने 4 माना, इसको मैंने 1.6 माना, तो ये हो गया 0.4। इसको मैंने मान लिया 180, तो 0.4 इंटू 180 72, ये है 72, ये है 75। मुझे पता है 70 मान लूं तो 7 7 49, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 49 के आसपास होना चाहिए। यानी अगर मैं एग्जाम में बैठा होऊंगा तो मैं गेस कर लूंगा आंसर इज क्लोज टू 5 ग्राम अप्रोक्सीमेट, और आंसर क्लोज टू 5 ग्राम ही आएगा, एग्जैक्ट 0.08 5.08 ग्राम। यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने का मेरा एक और भी मोटो है कि आपको अप्रोक्सीमेशन की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आई होप आपने समझा होगा हाउ टू डू अप्रोक्सीमेशन, ये आपको नीट और ऑब्जेक्ट जेईई मेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यूनिट्स के साथ खेलना है। अगर यूनिट्स में क्लैरिटी आ गई तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम पढ़ें कि क्या लिखा है, ठीक है, तो यू हैव टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। यही एक खतरनाक बात है कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें निकालना है, पास्कल में। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है इफ 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर जिसका मोलर मास है 185,000 ग्राम is dissolved in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम है और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है 185,000 ग्राम, राइट। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसी को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है 450 ml वाटर में 1 ग्राम पॉलीमर है, ना के बराबर है, इससे वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मींस वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 450 ml, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। अगर आपको अब चलो ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अब ये न्यूमेरिकल होगा कैसे, ये न्यूमेरिकल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले से, पाई इक्वल टू ICRT। ध्यान से देखना, पॉलीमर है, ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट, तो वेंट ऑफ फैक्टर इज 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर कुछ भी नहीं मतलब पता होता तो बाय डिफॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज मोलैरिटी विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, और यू कैन से वॉल्यूम इन लीटर्स, 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर्स मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब यहां पे क्योंकि प्रेशर पास्कल में निकालना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सीधे प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकाल लें और लास्ट में चेंज कर दें पास्कल में मल्टीप्लाई करके, या फिर हम यहाँ पे R की यूनिट्स के साथ चेंज करें।
तो हम ऐसा करते हैं, दूसरा ऑप्शन पिक करते हैं, आर की वैल्यू 0.0821 लेते हैं, प्रेशर निकालते हैं एटमॉस्फेयर में, लास्ट में पास्कल में चेंज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया। तो ये फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि कोई एरर ना हो। तो मैंने लिख दिया पाई इज इक्वल टू आई W2/m2 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml R इंटू टी। ठीक है, नाउ पॉलीमर ना तो एसोसिएट हो रहा है ना डिसोशिएट, तो वेंट ऑफ फैक्टर इज 1। वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम पॉलीमर है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 185,000 ग्राम है, डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ वाटर था, उसे हमने सॉल्यूशन मान लिया। आर की वैल्यू, ध्यान से सुनना, आर की वैल्यू है 0.0821। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 0.0821। तो अब आर की वैल्यू 0.0821, यूनिट्स भी सुनो ध्यान से, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। मतलब अगर हमने प्रेशर में आर की वैल्यू में 0.081 लिया एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आंसर आएगा एटमॉस्फेयर में। विच इज अब नाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना मेंशन है, टेम्परेचर मेंशन है 37 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करो 310 केल्विन, तो इट बिकम्स 310। नाउ 0.0821 को हम ले सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेटली 1/12। ठीक है, कितना लेंगे 1/12, तो दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन 1/12। अगर आप बोर्ड्स में हो तो बोर्ड में रफ शीट में पीछे 1/12 लिख के सॉल्व करना, बट यहाँ 0.0821 ही लिखना। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं, 30 से यहाँ 30 चली गई, ओके, एंड 310/12, तो 12 का टेबल अगर हम देखें तो इट कम्स आउट टू बी 1/4। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे 100 हो जाएगा और ये 4, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25। तो दिस इज 25 अप्रोक्सीमेट। अब अगर ये 25 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 90। ठीक है, और फिर इसके बाद कैंसिल कर देंगे तो 5 18। अब 185 और 18, तो क्या करने वाले हैं, इसको मानने वाला हूं मैं 20 और इसको मानने वाला हूं मैं, क्योंकि इसको बढ़ाया है तो इसको घटाऊंगा 180 इंटू 20 कितना आएगा मेरा, 1/18 इंटू 2 36, 180 और 20 20, 1/3600। 1/3600 मुझे पता है 1/3 होता है 0.3, तो मैं ऑब्जेक्टिव में होऊंगा तो नियरर 0.003 के आसपास कुछ ऑप्शन देख लूंगा, और 36 से भी डिवाइड करके कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। 3 है तो 3 0 लिखूंगा, 1 2 3 0.0003 एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मुझे चेंज करना है किसमें, पास्कल में, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 10⁵5, बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर इज 10⁵5 पास्कल। तो इसे जैसे ही 10⁵5 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 30 पास्कल। कितना आंसर आ जाएगा, 30। एग्जैक्ट आंसर तो इसका 30.8 है, यानी 31 पास्कल, बट देखो हमने अप्रोक्सीमेशन से भी इसे इजीली सॉल्व कर लिया।